नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। चर्चा कर रहे थे राजस्थान जियोग्राफी को लेकर और लगभग हमारी स्थिति और विस्तार हमने कंप्लीट कर लिया था, पूरा ही कंप्लीट कर लिया था उसको। तो उसके बाद वो राजस्थान के भौतिक स्वरूप की ओर बढ़े और 4 क्लासें हमने ले लिए। आज हमारी 5वीं क्लास है और काफ़ी डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। और हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने राजस्थान के मरुस्थल के बारे में अच्छे से बात की कि किस प्रकार इसका विकास हुआ, किस प्रकार विकास का क्रम रहा है और कौन-कौन से कारण रहे इसको इसको विकसित करने के, ठीक है, मरुस्थल बनाने के। तैतीस सागर का हमने देखा, प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है उसको हमने देखा, सारी चर्चा की। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने मरुस्थल को 2 भागों में बाँटा। पहला क्या? शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल दोनों को। पहले हम चर्चा कर रहे थे शुष्क मरुस्थल को लेकर और उसमें हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार कुछ सामान्य जानकारी और हमने समझा कि ये किस प्रकार का मरुस्थल है, ठीक है, हमने चर्चा की। अब आज आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं इसमें और कुछ फैक्ट लिखने हैं जो हम लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्जाम की दृष्टि से सब कुछ हम लिख लें, कोई कुछ भी ना छूटे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, ये हमने चर्चा की थी। अब वापस एक बार ध्यान लगाना आप, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये अपना भारत देश है, दक्षिण भारत, ठीक है, प्लेट है, यही बना रहे हैं कि इसका कारण क्या है ये बनाने का, ताकि आपके दिमाग में चीज बैठ जाए कि जो मरुस्थल का निर्माण हुआ है ना, तो निर्माण से पहले जो एक कारण रहा है ना वो हिमालय रहा है, ठीक है। मैं चाहूंगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर सब बना दूं, लेकिन उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में चीज आनी चाहिए कि ये हिमालय है ना, ये महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है किसको, इस मरुस्थल को बनने में। कैसे दे रहा है, जो थोड़ा हल्का समझ लेते हैं अपन, ठीक है। देखना, यहाँ पे है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। और एक होता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जैसे कि प्लेटें जब टूटी और जब वो दूर जाने लगी तो दूर जाते हुए दूसरी प्लेटों से वापस टकराने लगी, तो टकराने के कारण कहीं पर्वत बने, कहीं पहाड़ बने, ठीक है, कहीं छोटी छोटी चोटियां बनी, तो वो सारी चीजें हमारे सामने आई। तो इससे क्या होता है कि ये किस प्रकार करता है, तो हम पिछली क्लास में वैसे भी देख चुके हैं। तो जैसे भी मानसून आता है ना, तो अरावली इस मानसून को यहाँ पे रोक लेती है और यही वर्षा हो जाती है, तो ये मरुस्थल में नहीं पहुंच पाती है। तो एक कारण बना मरुस्थल के बनने का, ठीक है ये। और ये क्रिया लगभग आज से 3000 4000 10,000 साल से चली आ रही है और ये निरंतर मरुस्थल बनता जा रहा है। तो यहाँ पे जो चीजें प्रभावित हुई ना, तो उसमें तो प्रभावित कैसे हुई, देखो, पहले यहाँ पे जो जानवर रहते थे ना, वो उनको रोज पानी मिल रहा था, बारिश हो रही थी, ठीक है, तो पानी के स्रोत थे। तो और दूसरी चीज, जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो यहाँ पे राजस्थान में काफी सारी नदियां भी थी इस हिस्से में, जैसे कि सरस्वती, घग्गर, तो छोटी छोटी काफी सारी नदियां थी यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसलमेर के सॉरी मरुस्थल के इलाके में, तो पहले जो पेड़ होंगे, जो जानवर होंगे, जो जंतु होंगे, ठीक है, जो लोग होंगे, उनको नियमित पानी मिल रहा होगा, तो सुविधाएं थी उनके लिए, ठीक है, पशुचारण के लिए व्यवस्थाएं थी, वो सारी चीजें थी। तो धीरे धीरे नदियां सूखती है, सूखने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे मरुस्थल बनना शुरू हो जाता है। तो 2 कारण हो सकते हैं, देखो यहाँ पे, कि ये नदियां सूखी नहीं हो, या नदियां इधर घूम गई हो, इधर, क्योंकि गहराई किधर बढ़ी, गंगा के मैदान की तरफ बढ़ी। राजस्थान का देखना है, मैदानी जो भाग है ना, वो कहीं ना कहीं यमुना नदी के बेसिन में आ रहा है, हल्का फुल्का, ठीक है। जब चंबल नदी यमुना नदी मिलती है ना, तो देखना कि पूर्वी राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी राजस्थान का हिस्सा देखना आप, यमुना नदी के आसपास आ रहा है। तो वो मान सकते हैं कि हम कि वो गहराई, तो हो सकता है कि गहराई के कारण नदिया को पानी इधर चला गया हो, तो ये इसके बनने का कारण रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारी बात होगी। ये बताना चाहता था कि जो जैव विविधता है ना, जो मतलब पहले जानवरों को नियमित पानी मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है ना जैसलमेर में, मरुस्थल में, तो वहाँ पे ऊँट, गाय, बकरियां, ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं जानवर में भी बदलाव आया है, जैसे कि पहले ऊँटों को रोज पानी मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा, तो 4 दिन भूख प्यासे रह सकते हैं। अब आपके अगर इलाके में ऊँट रहते हो ना, तो उनको 4 दिन पहले मत पिलाओ, मर जाएंगे वो, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि जहाँ पे जो चीजें होती है ना, उस हिसाब से सेट हो जाती है सारी चीजें। अब यहाँ पे भी बकरियां है, वहां पे भी बकरियां है। अब वहां पे तो ज्यादा देर पानी नहीं पिएगी, रह लेगी, यहाँ पे मत पिलाओ देके पानी, एक दिन मत पिलाना, पता चल जाएगा, ठीक है। अब तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले 3 चीजें आपको पता है ना, एक तो हमादा, हमादा पता है ना आपको, पिछली क्लास में देखा था क्या होता है। एक ईर्ग पता है ना, और एक रेग पता है ना, देखा हमने ध्यान से, अच्छे से पता है आपको सब। उसके बाद प्लाया झील आपको पता होनी चाहिए। प्लाया झील को टाट और रन आपको पता होना चाहिए। टाट की हमने बात नहीं की थी, रन की। तो ये चीजें हैं,
ये आपको पता होनी चाहिए। ये पता होगी तो आपको भी ये जो टीले हैं, जो लाठी सीरीज है, वो सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। देखो, रेत का हमने देखा था कि ऐसा मरुस्थल जहाँ पे पत्थर भी हो रेत भी हो, दोनों चीजें शामिल हो, ठीक है। तो वो हिस्सा के कौन सा देखा था हमने, ये वाला हिस्सा देखा था, यहाँ पे रेत मरुस्थल है। हमादा हमने देखा था जहाँ पे जो रेत होती है ना, हल्की बारीक रेत उड़ उड़ के चली जाती है, जहाँ तेज आंधियां चलती है हवा को उड़ा ले जाती है, तो फिर हमादा का निर्माण होता है ऐसे। तो ये इलाका है ना पूरा, यहाँ पे बहुत सारे हमादा है, मतलब कि पथरीला मरुस्थल है बहुत जगह। तो इसी को लेकर ध्यान रखना, इसी हमादा को लेकर 58.5 और 41.5, ये दोनों आंकड़े ध्यान रखना, ये दोनों, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये जो है ना, ये बालू का युक्त है, बालू का युक्त, और ये बालू का मुक्त। हर एक चीज को हम कनेक्ट करेंगे, हर एक चीज को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब हमने बात की ना ईर्ग की, तो आपको पता है कि रेतीला ये स्थान, बिल्कुल ही रेत, जहाँ पे आंधियां चल रही है, आप चले जाओ तो पूरे रेत में हो जाओगे, ठीक है, वो हिस्सा। तो वो क्या बोलते हैं उसको, बालू का मुक्त, मतलब कि रेत ही रेत, ठीक है। और बालू का युक्त मतलब कि जहाँ पे रेत ही नहीं है, बिल्कुल पत्थर है या चट्टाने हैं, वो हिस्सा। तो वो लगभग कहीं ना कहीं हमादा का इशारा कर रहा है कि हमादा हो सकता है। हमने एक यहाँ पे स्थिति देखी थी हमादा की, ठीक है, इसी जगह पे। तो वो चीज है, तो ध्यान रखना, लगभग 58.5% का हिस्सा जो है ना मरुस्थल का, वो कैसा है, बालू का बिल्कुल मुक्त है, जहाँ पे रेत नहीं है, ठीक है। सॉरी, रेत है, बालू मतलब कि 58.5, और 41.5% पे रेत नहीं है। अब मुझे आप खुद ही बताओ कि यह सच हो सकता है क्या है कि 58.5% हिस्से पे रेत नहीं हो, सॉरी रेत हो, और 41.5% हिस्से पे रेत नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। आप आपके आपके घर के कमरे में रोज झाड़ू लगाते होंगे ना, तो भी मिट्टी आ जाती है वहां पे। ये तो खुला स्थान है, तो किताबें हैं कुछ भी, हमको तो बस ये फैक्ट याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अभी यहाँ पे बिल्कुल ही रेत नहीं है, यहाँ पे रेत है, बहुत सारी रेत है यहाँ पे। आप जाना कभी यहाँ पे, जो भी आपको कहे ना, हमदा में चले जाना, आपको मिल जाएगी रेत वहाँ पे बहुत सारी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो किताबों की है। अब भी यहाँ पे देखना, ये 5 चीजें हैं। अब पलाया झील, टाटर। तो पलाया झील क्या होती है, बारिश का जैसे पानी होता है तो तलियां होती है ना, जैसे हिस्सा होता है साइड से ऊपर उठा हुआ होता है, और बीच में से गहरा होता है, तो वहाँ पानी जमा हो जाता है। पानी जमा होने के बाद क्या होता है वहाँ पे कि जैसे जैसे वो दलदली भूमि बनने लगती है, फिर वो सूखने लगती है। तो ध्यान रखना, खड़ीन और प्लाया दोनों एक जैसे है, पर थोड़ा अंतर है उसमें, देखेंगे। वो पाल ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के लिए बनाई गई, ठीक है, और ब्राह्मणों द्वारा खेती की जाती थी वहाँ पे, ये प्लाया झील है। तो थोड़ी बहुत समानता है इसमें, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो प्लाया झील है ना, ये क्या होता है कि ये खारी होती है, और एक और लाठी सीरीज, वो मीठे पानी की होती है, ठीक है। तो इनमें अंतर है, थोड़ा बहुत देखते चलेंगे। तो प्लाया झील होती है ना, ये क्या होती है कि मतलब जम जाता है, पानी जमा हो जाता है, फिर ये सूखने लगती है। तो सूखने के बाद आपको पता है कि सागर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, नमक वाले होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अवशेष मिलता है, इशारा करती है किस चीज का, कि यहाँ पे पहले मतलब कि समंदर रहा है, ठीक है, सागर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नमक मिल रहा है हमको। तो इसके सूखने के बाद एक हल्की परत जम जाती है नमक की, ठीक है, तो प्लाया झील वो होती है। और इसी नमक की को बोलते हैं या तो टाट बोलते हैं या रन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मरुस्थल। इसमें फैक्ट जो था वो 58.41% ये दोनों था। तो एक बार इसको उतार लीजिए कि बालू का अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है, 58.5%, और दूसरा भाग 41.5%। अब दोनों कौन से युक्त हैं कौन से मुक्त हैं, वो आपको लिखना है। और ये एक ही लाइन में लिखना, इर्ग प्लाजा टार ट्रेन, ताकि आपको पता चले कि ये हमने पढ़ लिया है और ये आपको आता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, एक बार ये लिखो। ठीक है, लिख लिया होगा। अब आगे देखते हैं, देखो। अब आप कहोगे कि ये दोनों किस किस किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, दोनों जगह दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसलमेर में काफी सारी जगह पे पथरीले मिलेंगे, और काफी जगह पे रेती रेत मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, ठीक है, बीकानेर, ये हिस्सा। और इसी को तो पढ़ना है ना, यही तो अर्ध शुष्क है। अब अगर इसमें भी हम बांटने लगे ना, तो फिर कितना पढ़ेंगे हम, आप खुद ही सोचिए। कि मान लो कि जैसलमेर के अंदर मैं वो हिस्से बताऊं जहाँ पे पत्थर है, और जब वो हिस्से बताऊं जहाँ पे रेत है, अब मैं किन हिस्सों को बताऊंगा यहाँ पे? अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक जगह पे रेत हो नहीं हो।
कुछ समय के लिए कहीं पथरीला होता है, कुछ समय के लिए कहीं रेत होती है, ऐसा चलता रहता है यहाँ पे। तो बालोतरा, बाड़मेर ऐसा हो गया। लेकिन एक मोटे तौर पे हमने हमदा देखा था ना, ये हमदा, तो ये जैसे कि बाड़मेर, ठीक है, बालोतरा, फलोदी, जैसलमेर और ये जोधपुर, तो इनके बीच में हल्का फुल्का एक बड़ा हिस्सा है जो क्या है, पथरीला है, और उसके आसपास जो भी है सारे वो है। अब एक अकलवुड फासिल पार्क है जैसलमेर में, अकलवुड फासिल पार्क, अकलवुड फासिल पार्क जैसलमेर में है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जीवाश्म मिले हैं इसके, उससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ रहे। तो इसमें गाइड में क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार इसके लिए। इन चट्टानों में जोरासिक काल के वनस्पति एवं जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है। जोरेसिक काल की चट्टानें, जोरेसिक काल, कोई डायनासोर वाला काल है, ठीक है, वो तो इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे हम। तो यहाँ पे जोरेसिक काल की चट्टानें मिलती है, अकलवुड फासिल पार्क। अब देखना एक चीज समझना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हम कितने सारे काल देखते हैं, आर्कियोलॉजिक काल, ठीक है, प्रीकेम्बियन काल, ये जोरासिक काल, अभी हम मध्यजीवी काल, ठीक है, ये सारे काल देखते हैं ना, महाकल्प वो। तो आप देखना कि 1 करोड़, 10 करोड़, ठीक है, 1 अरब, ऐसे टाइम चलता रहता है इनका। तो हर समय अभी भी वर्तमान में काफी सारी मिट्टियां नदियां बहा के लाती है, कहीं ना कहीं तो जमा हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं वे भी चट्टानें बन रही है, ठीक है। तो हर समय, हर काल में कुछ चट्टानें बनती है, उसके बाद नया काल आता है, नई चट्टानें बनती है, उसके बाद नया काल आता है, नई चट्टानें बनती है। तो निरंतर चट्टानें क्या होती है कि दबती जाती है, दबती जाती है, दबती जाती है। दबरी मतलब पता चल रहा है ना, उसके नीचे अलग चट्टान है, उसके बाद अलग चट्टान है, उसके बाद अलग चट्टान है। तो अकलवुड फासिल पार्क है ना, इसमें जो चट्टानें मिलेगी ना, जोरासिक काल की मिलेगी। अब समझना है इसको, जोरासिक काल मतलब डायनासोर वाला काल। तो डायनासोर के खत्म होने के बाद ही मानव का विकास हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये नवीन चट्टानें हैं, ठीक है। उसके बाद अब उसके पहले वाली चट्टानों का पता लगा ले, अब थोड़ा और खोदेंगे ना अब, ठीक है। जैसे मेरे को, जैसे कि अभी अफ्रीका के अंदर लगभग 12 किलोमीटर हम खोद पाए हैं अफ्रीका में, तो अगर उससे ज्यादा और खोदेंगे ना, तो वहां पे किसी और काल की चट्टानें भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसी मिलती रहेगी वो, क्यों? क्योंकि समय बदला है ना, जलवायु बदली, क्या पता कहाँ कब कौन सी प्लेट कहाँ पे थी, हमें थोड़ी पता है क्या। हम तो 50-60 साल से पहले की तो देख ही नहीं पाए ना कभी, ठीक है। हम जिंदा तो कितने 40-50 साल हो गए होंगे आपको भी, तो वो सारी चीजें हैं। तो करोड़ों साल पहले चट्टानें एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान ऐसे जाती रही है, तो हर काल की चट्टानें हर जगह मिल जाएगी आपको, इसमें कोई नहीं है। अब देखना, ये हो गया अक्कलवुल फासिल पार्क जहाँ पे जीवाश्म के वो मिला है, ठीक है, मछलियों के वो सारी चीजें। अब ये बात होगी, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, टीले हो जाएंगे अब तो। अब बालू का स्तूप से जो तात्पर्य है ना, वो समझ लेना, 4 लाइनें इसमें लिख रखी है। पहली है कि पौधों के द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेपण जमाव से बनने वाली स्थलाकृतियां को बालू का स्तूप कहा जाता है। बालू का स्तूप रेत के ढेर तो किसके द्वारा लाएगी? हवा के द्वारा ही तो लाई जाएगी, नदियों के द्वारा तो नहीं लाई जाएगी ना, ठीक है। हवा के द्वारा ही तो उनको लाई जाएगी, नदियों के द्वारा थोड़ी रेत को टीले बना दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह तेज हवाओं के साथ अपना स्थान बदलते हैं, अभी देखेंगे कैसे बदलेंगे जो। उसके बाद है बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च से जून के महीने में होता है, ये तो आप ही बता दोगे। अब बात करते हैं हम आगे। मार्च से जून समझ गए ना, मार्च से जून सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, हवाएं गर्म होगी, गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो किसके साथ? धूल के साथ उठेगी, तो फिर धूल भरी आंधियां चलेगी, धूल भरी आंधियां चलेगी, फिर वो सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे, ठीक है, किसको? खेतों को। कहीं मतलब कि फसल काट के रख रखी और धूल भरी आंधियां चली, तो शाम को फसल काट काट दी, कट गई, सुबह रात को आंधियां चली, ठीक है, और रात में दिन में चलेगी, जब भी चली वो, तो अगले दिन गए ना वहां पे, तो फसल के नहीं दिख रही है, मिट्टी मिट्टी दिख रही है, तो इस प्रकार का नुकसान कर देती है फसलों को। इसलिए कहा जाता है कि जो बरखान होते हैं ना, सबसे ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो इसी प्रकार का नुकसान करते हैं वो, कि फसल काट के खेत में रखी और घर पे आ गए दिन में, और वहां पे मिट्टी जमा हो गई उस पे, तो क्योंकि आंधी चल रही है, वो सारी चीजें हैं। तो अब देखना, टीलों की बात करें, पहला हम देखेंगे बरखान। बरखान, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले यहाँ पे जो भी आपको अलग से समझ में आया हो ना, एक बार उसको लिख लो 1 मिनट में,
फिर हम वर्ग टीलों पे शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये अक्कलवुड फॉसिल पार्क है और ये लिख लेना। अब देखना आगे, बरखान। बरखान क्या होता है देखना। मैंने क्या कहा था कि एक ही टीला हर जगह अलग अलग तरह से बन सकता है। ठीक है, हर जगह मतलब कि कहीं पे भी बन सकता है वो टीला। ज़्यादा तेज हवा आई तो मिट्टी उड़ा के ले जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है कि आज सुबह तेज हवा आई और शाम तो मिट्टी कहीं और चली गई। तो ऐसा नहीं है कि सुबह वो मिट्टी वापस वहाँ पे आएगी अपना आप, फिर यहाँ से वापस वहाँ पे उड़ेगी, नहीं है। ये निरंतर बढ़ती रहती है, या तो उधर बढ़ेगी या जिधर हवा चलेगी उधर चली जाएगी मिट्टी। ठीक है, तो बरखान क्या होते हैं ये समझना कि ये निरंतर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इम्पोर्टेंट है बहुत, क्यों? क्योंकि आतंकवादी है ये जैसलमेर के। ठीक है, ये टिल है, फसलें खराब कर देते हैं ये लोगों की, इनको यही सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि चलते रहते हैं। अब देखना यहाँ पे क्या होता है कि ये मिट्टी का ढेर होता है ना। ठीक है, ये मान लो कोई क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे बहुत कम मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी मतलब कि रेत। तो बरखान के लिए सबसे कम रेत पाई जाती है, यहाँ पे सबसे कम रेत की आवश्यकता होती है बरखान के लिए। ये टीले बनते हैं ये, तो ये ज़्यादा ऊंचे नहीं हो पाते, 10 मीटर 20 मीटर की ऊंचाई होती है इनकी, और चौड़ाई भी लगभग 10-20 मीटर ही होती है। ठीक है, इतने ही होते, बड़े नहीं होते हैं ज़्यादा। तो ये क्या होते हैं कि हवा के साथ उड़ते हैं, तो कम रेत होती है, और इनकी जो आकृति बनती है ना, फिर वो अर्धचंद्राकार बनती है, इस तरह की। ठीक है, और फिर ये रेत इधर उड़ती रहती है इधर, और ये जमा होती रहती है, तो इस तरह की आकृतियां बनती, अर्धचंद्राकार बोलते हैं इनको। अब हो सकता है कि जरूरी नहीं ऐसी बने, ये ऐसे भी बन जाए। ऐसी क्यों बन रही देखो, हवा आएगी ना तो यहाँ पे दबाव पड़ेगा, तो ऐसे क्या होगा, मिट्टी उड़ती उड़ती चली जाएगी, ऐसे ऐसे उड़ती रहेगी ये, तो अंदर अर्धचंद्राकार बनेगी। और ये निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ से मिट्टी उड़ी उधर चली गई, थोड़ी देर बाद ये सारी मिट्टी वहाँ पे जमा हो जाएगी, बिगड़ जाएंगे आगे, वापस ये हवा चलेगी वापस। तो हवा तो बदलती रहती है ना, ऐसा तो नहीं है कि हवा एक ही जैसे चलती रहेगी, पूर्व में चल रही तो पूर्व में चलेगी, बदलेगी। जब वापस उसी दिशा में हवा चलेगी तब वापस अर्धचंद्राकार बन जाएंगे। अब आप कहोगे कि इनके उलट नहीं बनेंगे क्या, हवा उधर से चलेगी तो फिर क्या होगा देखना। अब ये तो हो गया बरखान। एक होते हैं पैराबोलिक, पैराबोलिक। अब क्या होता है कि बरखान जो उड़ते 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 रहते हैं ना निरंतर, ठीक है, उड़ते रहते हैं, तो क्या है कि कभी कभी कुछ झाड़ी, अब आपको पता है खेजड़ियां होती है, कुछ पेड़ होते हैं, ठीक है, खेजड़ियां रोहिटा से पेड़, तो काफी छोटी छोटी झाड़ियां भी होती है, कंटीली झाड़ियां। तो क्या होते हैं कि बरखान कभी कभी उन झाड़ियों में फंस जाते हैं, फंस जाते हैं झाड़ियों में। अब मिट्टी कैसे झाड़ियों में फंसेगी, आपको पता है कि एक झाड़ी नहीं होती है, ये मत समझना कि बात कर दी तो ऐसे एक ही झाड़ एक ही पेड़ होगा मतलब छोटा, नहीं, बहुत सारे होते हैं जैसलमेर में। ठीक है, बहुत सारे। तो एक साथ अगर काफी सारे पेड़ आ जाए ना, काफी सारी झाड़ियां छोटी छोटी, अब छोटी पेड़ को झाड़ियां को हो तो कंटीली, तो वो काफी सारी आ जाए, तो क्या होता है इसमें कि ये बरखान की जो मिट्टी होती है ना उनके फंस जाती है उनके अंदर। ठीक है, और फिर हवा जो बरखान का इधर दबाव पड़ रहा है ना, तो फिर मिट्टी को नहीं उड़ा लेकर जाती है। तो आप समझना कि मान लो कि इस तरफ मिट्टी जमा हो गई और इस तरह से वो हवा चल रही है ना, तो फिर मिट्टी आगे नहीं जा पाएगी, पेड़ों में फंस चुकी है। लेकिन जब इधर से वापस हवा चलेगी ना, इधर से, तब क्या होगा कि यही मिट्टी वापस इधर आने लगेगी। तब क्या होगा कि उल्टा यू आकार की आकृति बनेगी, उल्टा यू, ये तो सीधा यू है ना, अब ये उल्टा यू कैसे, कुछ मिट्टी इन पेड़ों में से फंसी रह जाएगी और बीच में से यहाँ पे मिट्टी खाली होती रहेगी, तो ये आकृति कैसी बन जाएगी, उल्टा यू की आकृति। तो ये पैराबोलिक जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं कि बरखान के उल्टे बनने वाले। ठीक है, पैराबोलिक टीले। ठीक है, पैराबोलिक टिल्ले। तो एक तो बरखान समझ में आ गया ना कि बरखान चलते फिरते हैं, मिट्टी उड़ा के ले जाते हैं। ठीक है, और पैराबोलिक इनके उलट, बरखान के उलट के उसी दिशा में वापस, बरखान जिस दिशा में लेके गया ना उसी दिशा में वापस लेके आ रहे कौन, पैराबोलिक। तो ये हो गए। अब देखना यहाँ पे एक होते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ होते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ है लहरेदार, लहरेदार मतलब कि बहुत बड़े बड़े टीले होते हैं, ये 60 मीटर के लग ऊंचाई होती है इनकी, लगभग 60 मीटर की। ठीक है, ज्यादा।
अब यहाँ पे देखना, बरखान में रेत मतलब कि रेत कम होती थी ना, मैंने बोल रहा हूँ बरखान में रेत कम होती तो आसानी से उड़ जाती आगे और पहुंच जाती। पैराबोलिक में क्या होती है कि अब बरखान जो बन रहा था, एक बरखान तो बन नहीं रहा है, काफी सारे हैं, तो पेड़ में जो फंसते हैं ना तो काफी सारे बरखान होते हैं वो, जो पेड़ों में फंस जाते हैं काफी सारी। अब ये सब सारी मिट्टी फंस जाएगी, थोड़ी बहुत तो उड़ उड़ के जाएगी ना, तो धीरे धीरे फंसती रहेगी। तो पैराबोलिक जब बनेंगे ना ये, तो इनके लिए मिट्टी की ज्यादा आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि बरखान काफी ज्यादा फंस जाएंगे, ठीक है। अब बरखान ये मत समझना कि सिर्फ बरखान ही फंस रहे हैं, जो भी मतलब कि मिट्टी उड़ती है ना, हर टीले से मिट्टी उड़ती है, तो हर टीले से मिट्टी उड़ती है ना तो पेड़ों में फंसती है। लेकिन पैराबोलिक को समझने के लिए मैं बरखान का बता रहा हूँ कि इसके उलट होते हैं। तो जो भी बरखान पेड़ों में फंस जाते हैं ना, तो उनको वापस उसी दिशा में पहुंचाने के लिए, मतलब कि पेड़ों से निकालने का काम कौन करते हैं? पैराबोलिक। उसमें बनते है वो यू, उल्टा यू की आकृति, ठीक है। मतलब उल्टा चांद भी बोल सकते हो आप। ये हो गई। तो 60 मीटर ऊंचाई होती है अनुप्रस्थ की, 60 मीटर ऊंचाई। अब ये क्या होते हैं कि टीले नहीं बनते हैं ये, एक बार मिटा देते हैं इसको। टीले नहीं बनते हैं ये ऐसे ऐसे, ये मतलब कि इस तरह बनते हैं, इस तरह लहरदार, ठीक है। बहुत ऊंचे होते हैं ना। अब 60 मीटर ऊंचाई आप देखो, अब 60 मीटर ऊपर से कटाव हो रहा है, हल्की मिट्टी जा रही है। अब 1 घंटे तक, मतलब 1 घंटे 2 घंटे तक हवा चल गई अच्छी तेज। अब बताओ वो मिट्टी कहाँ तक पहुंच जाएगी? 60 मीटर 70 मीटर दूर चली जाएगी वो मिट्टी, ठीक है, इतनी लंबी मिट्टी पहुंच जाएगी। अब वो लहरदार चलती रहेगी, ऐसे बनते रहेंगे टीले। तो वो लहरदार जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, समझ गए ना लहरदार को। उसके बाद एक और है अपना ये अनुदैर्य, ठीक है। अनुदैर्य समझना, जो बरखान होता है ना ये टीला चंद्राकार बन गया, लेकिन अब देखना यहाँ पे, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई हो रही है, तो इसको ध्यान रखना आप, इसलिए मैंने अलग से बताया इसको। अब देखना यहाँ पे, ये बरखान हो गया, ये हो गया। यहाँ तक पहुंचने के लिए इस टिल्ले को, यहाँ तक पहुंचने के लिए मतलब पेड़ों में फंसने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस तरह आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या कि रेत कम होती है ना, मैंने क्या बोला कि बरखान के अंदर रेत बिल्कुल कम होती है, ठीक है। मतलब कि जमीन होती है ना, जमीन पर काफी कम रेत होती है यहाँ पे बरखान बनते हैं, जहाँ पे बरखान बनते हैं। और जहाँ पे पैराबोलिक बनते हैं वहाँ पे अच्छी खासी रेत होती है। तो ये क्या होती है कि उड़ाते हैं ना ये, तो ऐसे लहरदार बनते हैं, ठीक है। लेकिन रेत कम होने के कारण हमको लहरदार नहीं दिखते, ये कैसे दिखते हैं? जैसे कि खेतों में हल चलाते हैं ना हम, तो खेतों में कार्य मतलब नालियां बन जाती, छोटी छोटी हल चलाते होंगे आपने देखा होगा, जब खेत को ऐसे करते हैं तो, ठीक है, एक ही खेत में ऐसे छोटी छोटी। तो ये तो लहरदार है, बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनको समझना ये लहरदार नहीं है। ये क्या है कि हल जो चलाते हैं ना, तो उस तरह बन जाती है, मतलब लाइनें बन जाती है, लाइनें, ठीक है, छोटी छोटी लाइनें। किससे? बरखान जब आगे बढ़ते हैं, और ये आगे बढ़ के पेड़ों में फंस रहे हैं, सिर्फ पैराबोलिक इनको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये काम हो रहा है। और इधर ये अनुप्रस्थ जो बड़े बड़े बहुत ऊंचे होते हैं, इनको ये करते हैं। तो एक दो चार हमने देख लिया ना, ये कौन से? अनुधैर्य, अनुधैर्य, ये हो गए अनुधैर्य, ठीक है, चार हो गए। उसके बाद कौन सा है अपना? एक तारा होता है, ठीक है, तारानुमा। अब देखो, सबको मिला दो आप, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, सबको मिला दो, मिट्टी जमा हो गई आपकी, ठीक है। काफी सारी मिट्टी जमा हो गई। अब हवा चलाओ, इधर से चलाओ, उधर से चलाओ, जहां आपकी मर्जी हो जहां से हवा चलाओ आप। अब मुझे बताओ कि तारा बनेगा कि नहीं बनेगा? और एक तारा नहीं बनेगा, कई सारे तारे एक साथ नजर आएंगे आपको। क्यों? क्योंकि किनारे बनेंगे ना। अब देखो, मान लो कि इस तरह मिट्टी पड़ी, ढेर पड़ा है, इधर हवा चलाई तो ठीक है, तो इस तरह उठेगी मिट्टी, इधर उठेगी, उधर उठ जाए, उधर जाएगी। अगर हवा इस तरह चलाई तो इधर से उठेगी, इधर से हवा चलाई तो इधर से उठेगी, और अगर इधर से हवा चलाई तो इसे उठेगी। अब देखो, आप खुद ही देखो कि तारा जैसे आकृति बन रही है चारों तरफ से, ठीक है। अगर इसको ऊपर से देखोगे ना, तो ये तारा ही दिखेगा। अब समझना इसको कि छोटे मोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं आकार में, ठीक है। तो ये पास से नहीं दिखते हैं, ये दूर से देखना पड़ता है इनको। तो ये पांच हो गए हमारे तारा प्रकार के। उसके बाद नेक्स्ट है अपना, एक होता है कि बजरीले होते हैं। देखो, जहाँ पे रेत नहीं होती, जहाँ पे बजरी होती है ना, जो कंकड़ होते हैं छोटे मोटे, वो बजरीले हो गए। जो मैदान की बात करें तो जो मैदान, वही हो गए, ठीक है। मैदानी टीले भी होते हैं जो थोड़ा ऊपर उठ के बिल्कुल सपाट होते हैं ऊपर से, वो।
ये हो गए। उसके बाद कौन कौन ही नहीं बचा है अपना। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा है। और अब देखो इनको ध्यान से, मैं जो बोलूँ ना समझ लेना सब चीजें। अब कहाँ पे कौन सा है वो लिखते जाना, मैं बोल रहा हूँ आपको जो चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। बालू का स्तूप के प्रकार, पहला लिखना अनुदैर्घ्य, पहला लिखना अनुदैर्घ्य, पौनामूर्ति, रेखीय, समांतर, क्षैतिज, सीफ, इसके उपनाम है, ठीक है। अनुदैर्घ्य मतलब समझ गए ना, समकोण, समांतर, एक ही दिशा में हवा चल रही है, एक ही दिशा में बन रहे हैं। तो लिखना इनकी घग्गर, इनमें लिखना पहला पॉइंट घग्गर सरस्वती नदी बेसिन में रेखीय अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिन में तो मतलब कि घग्गर नदी में, घग्गर नदी यहाँ पे थी ना, तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये इसका बेसिन रहा है। अब इसमें लिखना कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। जो जैसलमेर, बाड़मेर में सर्वाधिक मिलते हैं, ठीक है। जैसलमेर बाड़मेर में सर्वाधिक मिलते हैं, ठीक है। अब लिखना जैसलमेर के अंदर लिखना पहला रामगढ़, ठीक है, रामगढ़। और बाड़मेर, बाड़मेर हो गया। अभी देखो इसमें फलोदी और बालोतरा अलग लिख रखे हैं, लेकिन फलोदी और बालोतरा अलग जिले बना दिए गए हैं, ठीक है, तो लिखना नहीं है। लेकिन आप कोष्टक में लिख देना फलोदी और बालोतरा दोनों चीजें, ये हो गया। अब ये नहीं लिखा रहा हूं मैं आपको, ये बालू का स्तूप पवनों की दिशा में समांतर चलते हैं, क्यों? क्योंकि देखो पवनानुवर्ती वर्ती मतलब कि पवनों की दिशा में, रेखीय मतलब एक ही रेखा में, समानांतर मतलब समांतर एक ही तरफ, ठीक है, क्षैतिज वही अक्षांश रेखा, सीव। तो ये सारी चीजें आपसे इनसे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं लिखना है। अब दूसरा लिखना, इसमें एक चीज और है देखो, इनकी लंबाई होती है 10 से 20 मीटर तक होती है, किनकी? अनुदैर्घ्य की 10 से 20 मीटर लंबाई होती है और चौड़ाई होती है 100 से 200 मीटर की। घासी कारबा कॉरिडोर मार्ग, ठीक, घासी कारबा कॉरिडोर मार्ग दो पवनामूर्ति बालुका स्तूपों के बीच की निम्न भूमि को, दो पवनामुखी बालुका स्तूपों की बीच की निम्न भूमि को, इधर टीला, इधर टीला, ये बीच में जो रास्ता है ना ये, ठीक है, इसको ही बोलते हैं कारबा, घासी और कॉरिडोर। लिख लेना, ऐसे बना के लिख देना चाहिए, घासी, कारबा और क्या है, काशी, घासी, 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 और एक और है इसमें कॉरिडोर मार्ग, ठीक है, रास्ता। तो ऐसा रास्ता जो दो पवनामुखी टीलों के बीच होकर गुजरता है। ये हो गया अपना पहला। दूसरा लिखना अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ में लिखना लंबवत। अब लंबवत समझ गए ना, ये लंबवत, ठीक है, इस तरह कौन बनाते हो ना 90 डिग्री का, तो वो लंबवत। समकोणीय, अपौना मूर्ति बालू का स्तूप, समकोण बन रहा है ना, तो पवन की दिशा के अनुरूप नहीं बनेगा, पवन की दिशा के खिलाफ बनेगा, ठीक है, तो समझना। तो इसमें अब लिखने की जरूरत नहीं है ये कि ये समकोण होते हैं वो होते हैं। इसमें लिखना बीकानेर, रावतसर हनुमानगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। बरखान, तीसरा लिखना बरखान। बरखान में इंपॉर्टेंट है कि बरखान वो समझ गया ना, काफी कम रेत होती है। अब इसमें देखना एक चीज और है यहाँ पे निकल गई, नवीन रेत, मतलब ये निरंतर उड़ती रहती है ना, तो नई नई रेत बनती रहती है, नई नई रेत आती है, कम काफी कम की आवश्यकता होती है, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, देखो नवीन रेत होती है, नहीं पूछते हैं ये, वैसे भी बोल दिया। दूसरी चीज इसमें लिखना कि ये रंध्र युक्त होते हैं, छोटे छोटे एक तो, ठीक है, एक उड़ते रहते तो इनमें क्या छिद्र हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र इसमें बरखान के अंदर, तो ये ध्यान रखना कि ये रंध्र युक्त होते हैं। इसके लिए लाइन लिख देना, यह बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील, नवीन बालू युक्त तथा रंध्र युक्त होते हैं। ये सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप है, ठीक है, सर्वाधिक नुकसानदायी है, हमने बात कर ली थी। चंद्राकार बालू का स्तूप में, इसी में लिखना चंद्राकार बालू का स्तूप में पाए जाने वाले गर्त को, ठीक है, ये कहते हैं, नाम ही नहीं आ रहा है तो ये लिख देना आप, ठीक है, डांट, ये कहते हैं, कहा जाता है जहां अस्थायी रूप से वर्षा जल एकत्रित होता है। ये बालू का स्तूप 10 से 20 मीटर ऊंचे, 100 से 200 मीटर चौड़ाई तक विस्तृत होते हैं, ठीक है, चौड़ाई ज्यादा होती है। ये निम्नलिखित स्थानों पर पाए जाते हैं, भालेरी, चूरू, सिक्कर, देखना भालेरी चूरू में है,
सीकर, देशनोक, लोणकसर बीकानेर में है, बालोतरा और ओसिया, बालोतरा अलग जिला है और ओसिया जोधपुर में है, ठीक है। सूरतगढ़ गंगानगर में है, जायल नागौर में है, और डिडवाना कुचामन, ठीक है। डिडवाना कुचामन नया जिला बना दिया तो इसमें नदी लिख देना मेहंता घाटी। अब ध्यान रखना कि जो भी ये जिले आ रहे हैं ना, कि बालोतरा में कौन सा, जोधपुर में कौन सा, इनकी अलग लिस्ट बनाना। कैसे? ऐसे एक पेज पे बालोतरा में कौन सा बालोतरा लिखा हमने, बालोतरा तो जिला हो गया। ऐसे जोधपुर में लिखा आपने अभी, जोधपुर में किसका नाम लिखा था हमने अभी, जैसे कि ओसिया लिखा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर में जो हिस्सा है ना, ओसिया, ओसिया कहाँ का है, जोधपुर का। ये आपको पता हो गया ना, तो ये टिल्ले तो मजाक हो जाएंगे फिर समझने के लिए, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए कि ओसिया किस क्षेत्र में है, ये आपको याद करना है। स्थान आपको याद होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र किस जिले में स्थित है, बस यही याद होना चाहिए। हमादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए कि बालोतरा, फलोदी और जैसलमेर, तो जैसलमेर का कौन सा हिस्सा आ रहा है, तो पोखरण आ रहा है। फलोदी हम डायरेक्ट कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले फलोदी जिला नहीं था, अब जिला बन गया, तो फलोदी हम, हमारे लिए काम आसान हो गया। पहले बाड़मेर था तो हमें बालोतरा याद रखना पड़ता था, अब बालोतरा जिला ही हो गया, तो हमें बालोतरा याद रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पोखरण याद रखने की आवश्यकता है। जब आपको पोखरण याद होगा ना, तो फिर नहीं भूलोगे, फिर आप जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा याद रखोगे, और जैसे ही ऑप्शन में पोखरण आ जाएगा ना, तो आप बता दोगे हाँ ये हमादा का है। क्यों? क्योंकि जो तीन ऑप्शन दूसरे होंगे ना, फिर वो जैसलमेर के नहीं होंगे। अगर होंगे तो वो सम होगा, तो सम तो काफी दूर है इधर, ठीक है, तो आप समझ जाओगे। तो स्थान आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैं स्थान लिखवा रहा हूँ आपको। अब आगे देखना, चौथा लिखते हैं पैराबोलिक, ठीक है, बालू का स्तूप। पैराबोलिक को अब देख लिया था हमने, हेयर पिन की आकृति बनाता है, हेयर पिन की आकृति, समझ गए ना हेयर पिन क्या होती है। अब ये पे हो गया नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप। अब नेटवर्क बालू का स्तूप का मतलब होता है कि, सॉरी, ये पैराबोलिक हमने नहीं लिखा ना स्थान, सर्वाधिक गंगानगर जिले में होते हैं ये, ठीक है, एक ही स्थान दे रखा है, गंगानगर में सर्वाधिक होते हैं, झाड़िया वहां पे होती है ज्यादा, तो गंगानगर का। फिर नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब होता है कि ये क्या होता है कि जो सारे होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, कभी बरखान पैराबोलिक की तरफ, कभी पैराबोलिक बरखान की तरफ, कभी अपना अनुधैर्य अनुप्रस्थ की तरफ, अनुप्रस्थ अनुधैर्य की तरफ, तो ऐसे दौड़ भाग कर रहे हैं, तो यही होता है नेटवर्क, इनका जुड़ाव, ठीक है, सबको मिलाकर। तो देखो इसमें पहली लाइन क्या लिखी हुई पढ़ते हैं। ये बालू का स्तूप राजस्थान के उत्तरी पूर्वी मरुस्थल के हनुमानगढ़ जिले के हिस्से से हिसार भिवानी हरियाणा तक विस्तृत है। मुख्यतः हरियाणा के सीमावर्ती 8 जिलों में नेटवर्क बालू का स्तूप पाए जाते हैं, हरियाणा में, हरियाणा के 8 जिलों में। और हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरूड, खेरदल, जरा आसपास के, तो इस इलाके में ये ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, हरियाणा के इसके आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ पे। तो अब देखना आगे, ये बालू का स्तूप पवन के द्वारा लहरनुमा आकृति से श्रृंखला के समान दिखाई देते हैं। ये आकार में छोटे एवं अस्थायी होते हैं। देखो अस्थायी होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ क्या कि कभी बरखान को बना रहे हैं, कभी यहाँ पे, तो ये मतलब कि थोड़ी देर रहते हैं मिट जाते हैं, थोड़ी देर रहते हैं मिट जाते हैं, वो ठीक है। अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप, 2 मिनट। यह अवरोध झाड़ी, पेड़, भवन, पहाड़ी के कारण हो सकता है। अब अवरोध कैसे हो पैदा होगा, किसी चीज को रोकने के लिए कोई तो आवश्यकता होगी ना, तो जो भी अवरोध आएगा वो अवरोध हो जाएगा, ठीक है। अब पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाहक पहाड़, अजमेर, दूदू, जोबनेर, ये जयपुर, दूदू और जोबनेर जयपुर में है। नाहक पहाड़ जहाँ से लुनी नदी निकल रही है, अजमेर और पुष्कर, ठीक है। एक होते हैं शब्र काफिज, शब्र काफिज, ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी काफी सारी झाड़ियां मिलकर ये इन टीलों का निर्माण करती है। और तारुका बालू का, तारा बालू का स्तूप हमने देख लिया। अब इसमें लाइन देखना कि हमादा के चारों ओर स्थित बालू का स्तूप को तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं, हमादा के चारों ओर। हमादा यहाँ पे तो ये क्षेत्र कौन सा होगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, लिख लेना। उसके बाद हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये टीले तो जो कंप्लीट हो गए, यही थोड़ा मुश्किल टॉपिक होता है इसका, लेकिन हमने देख लिया। अब स्थान ही याद रखने इनके, और कुछ नहीं पूछते, स्थान पूछेंगे और ये कैसे बनते हैं जो पूछेंगे, ठीक है, तो हमने देख लिया। अब देखना आगे कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा ना, वो यहाँ पे जो कुछ जिले हैं और कुछ वनस्पतियां हैं, ठीक है, और कुछ घास है, उनकी बात को लेकर बात करेंगे, और लगभग
और शुष्क मरुस्थल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अर्ध शुष्क की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास कैसे लगी बताना कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।